बोलिए भारत माता की। सरदेव सुशील मोदी अमर रहे। सुशील मोदी अमर रहे। आज सुशील मोदी संस्थान के द्वारा, सोच संस्थान के द्वारा उनके इस जयंती समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी की धर्मपत्नी आदरणीय जयसी मोदी जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय गिरिराज सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नंद किशोर यादव जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे गणमान्य साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित आदरणीय सुशील मोदी जी के विचारों को मानने वाले और सभी साथी जो आज सुशील मोदी जी के जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। और मैं विशेष तौर पर संजय गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पूरे सोच संस्थान के माध्यम से सरदेव सुशील कुमार मोदी जी के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने इस भीषण ठंड में भी आदरणीय सुशील मोदी जी के जयंती समारोह को मनाने का काम किया। और साथियों, ये ऐतिहासिक रहा है आदरणीय सुशील मोदी जी का नेतृत्व। लगभग 6 वर्षों तक विधानसभा, 9 वर्षों तक विधानसभा के विरोधी दल के नेता के तौर पर 8 साल, 8.5 साल तक काम किया और लगभग 5.5 वर्षों तक बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता के तौर पर काम किया। और सबसे ऐतिहासिक है कि मैं सुशील जी के जीवन को 3 भाग में बांटता हूं साथियों। कभी वो विद्यार्थी परिषद के नेता के तौर पर रहे, जनसंघ और संघ के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम किया, और जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो लगातार बिहार में संघर्ष करने का काम किया। और 1990 से लेकर 2005 तक कभी मुख्य सचेतक और कभी विरोधी दल के नेता के तौर पर प्रदेश में एक ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया। और मैंने देखा है उनको, आंख से उस दौर में भी देखा है जिस दौर में लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते नहीं थे। सुशील मोदी जी पूरी बाघ की तरह चिढ़ाने का काम करते थे साथियों। और मैं देखता था उस दौर में तो कोई लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं था, कोई कागज उपलब्ध नहीं होता था, कि कोई सिस्टम नहीं था। एक तरफ विद्यार्थी परिषद का जीवन, संघ का विचारधारा के साथ आगे बढ़ना, फिर विरोधी दल के नेता के तौर पर लगातार बिहार में संघर्ष करके कभी अलकतरा घोटाला और कभी चारा घोटाला में खुलकर किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना, यह ऐतिहासिक कदम था साथियों। आज भी लोग याद करते हैं और लोगों के लिए एकदम प्रेरणा स्रोत रहे। जब आप विरोधी दल के नेता के तौर पर, कई साथियों ने कहा कि सबसे पहले पहुंचना, सबसे पहले मुद्दों को उठाना, सबसे ज्यादा अध्ययन करना। और मैं तो यह भी कहता हूं कि उस दौर के नेता, कुछ ही नेता है जिस नेता के द्वारा, जो उस दौर में राजनीति की शुरुआत जिन्होंने किया, जो 74 आंदोलन के साथी रहे, और उसमें कुछ ही नेता है जिन्होंने इतने बड़े पद पर आने के बाद भी, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने आईपैड और कंप्यूटर का प्रयोग करना काम शुरू किया। सभी लोग नहीं करते, हम बहुत से लोग सहयोगी के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन सुशील जी के पास एक आईपैड नहीं होता था,
दो दो आईपैड लेके चलते थे और हमें तो कई बार उनके साथ सभा करने का मौका मिला साथ, चाहे वो 2015 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो। जब हम लोग जाते थे तो रास्ते भर आईपैड खोलकर और जितनी तरह की समाचार पत्रिका है उस सब का अध्ययन करने का काम। और मैं तो कभी कभी उनको शिकायत करता था, क्योंकि खाना 4 ही रोटी होती थी साथियों। एक रोटी मैं खाता था, एक रोटी कोई सहयोगी सुमन जी या शैल जी या शत्रुघ्न जी कोई एक जाते थे तो ये एक खाते थे और 2 रोटी वो खाते थे। और उनसे एक चीजों की सीख जरूर मिली, जिसके बाद मैं 2 बड़े नेता को याद करता हूं, सरदेय रामविलास पासवान जी को और सरदेय सुशील जी को। ये दोनों टिफिन लेके चलते थे और टिफिन के माध्यम से अपने जीवन के जो सिस्टमेटिक जीवन है, खाना किस समय खाना है, वो भी इस पूरे दिनचर्या के माध्यम से करते थे। लेकिन साथियों, उनके आदर्शों को याद रखने की जरूरत है हमें। मैं जब फाइनेंस इस सरकार बनी 28 जनवरी को, सुशील जी का पहला फोन आया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं आप, फाइनेंस मिनिस्टर जरूर रहिएगा। उन्होंने आग्रह किया, ये मेरे लिए एक प्रेरणा देने लायक शब्द था कि फाइनेंस मिनिस्टर के तरह काम करना है। और आप सोचिए, पूरी व्यवस्था बदली। मैंने तो 2000 की भी सरकार देखा है, 2000 के पहले की भी सरकार को देखा है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस बिहार में 24,000 करोड़ रुपया का बजट होता था और 24,000 करोड़ के बजट में आधा पैसा भी खर्चा नहीं होता था, आज सुशील जी ने ऐसा एक मैकेनिज्म पूरे वित्त विभाग में बनाया है कि आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2,78,000 करोड़ का बजट मैंने पेश किया और इसके पहले जो बजट बनते रहे 24,000 करोड़ से आज 2,78,000 करोड़ का बजट है। ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि 90 से 95% राशि बिहार का खर्चा करने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, ये स्वाभाविक है। जिस चीज की चर्चा आदरणीय गिरिराज जी ने किया, मंगल जी ने चर्चा किया, अभी कुछ ही देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से फोन आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप बता दीजिए अगली जयंती होगा तो एक भव्य स्मारक, और जो गिरिराज जी ने कहा है वैसा जो शोध संस्थान बनाने का काम भी बिहार सरकार करने का काम करेगी साथियों। इसलिए और आज भी आदरणीय सुशील मोदी जी के विचारों पर जो वो काम कर रहे थे, जिस तरह का जीवन था, क्योंकि बिहार में कुछ ही ऐसे बड़े नेता हैं जिनका इतना लंबा समय कार्यकाल रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में ये लगातार बिहार का, ठीक ही कहा गिरिराज जी ने, युग बदला है, व्यक्तित्व बदला है, नाम बदला है। पहले सरदेय कैलाशपति मिश्र जी और कपूरी ठाकुर जी को याद करते थे, श्री बाबू को याद करते थे, अनुराधा बाबू को याद करते थे। आज नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को हम याद करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, आज भी मगध यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे कई छात्र आदरणीय सुशील मोदी जी के ऊपर शोध करने का काम शुरू कर दिया है साथियों। अब प्रदेश में आदरणीय सुशील जी के जो नेतृत्व थे उस पर विचारों पर चर्चा कर रहे। लेकिन जरूर मैं कहना चाहता हूं कि सरदेय सुशील मोदी जी ऐसे व्यक्ति थे, एक बड़े नेता ऐसे थे जिन्होंने जिस चीज का सपना देखा था 1952 में, चाहे वो 370 हो, नहीं रहेगा 2 विधान, नहीं रहेगा 2 निशान, नहीं रहेगा 2 प्रधान, उस 370 के लिए वोट करने का काम भी किसी नेता ने किया तो आदरणीय सुशील मोदी ने करके इस देश से 370 को हटाने का काम। राम मंदिर की चर्चा उन्होंने किया। राम मंदिर हमारे भारतीय जनता पार्टी कोई हमारी लगातार किसी मंदिर बनाने का काम नहीं करती, लेकिन जब 80 के दशक में इसकी चर्चा शुरू ही होगी तो सरदेय सुशील मोदी जी ने जरूर इसमें अपने विचारों को आगे और यहां से लेकर
कभी कभी कहानियों में सुनाना का काम करते थे कि हम लोग जब अयोध्या गए तो कैसे पूरी घटनाक्रम हुआ, तो देख कर गए कि, और सुशील जी तो वैसे व्यक्ति थे जो उस दिन जब राम मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा था तो आदरणीय सुशील मोदी जी स्वयं राम मंदिर में जाने का काम किए। इसलिए साथियों, ऐसा नेता जिसने सारे चीजों को देखता, शुरुआत भी हुआ, जिसको पूरी तरह बनते हुए भी देखने का काम किया। इसलिए सभी लोगों से यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि आदरणीय सुशील मोदी जी के व्यक्तित्व को अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए और बिहार में आज आप अपने जीवन को कैसे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में और बिहार को श्रेष्ठ बनाने में अहम योगदान दे सकते हैं, इसमें जरूर देने का काम कीजिए। एक बार जोरदार फिर से बोलिए, सरदेव सुशील मोदी अमर रहे, सरदेव सुशील मोदी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं इस कार्यक्रम की समापन की ओर हूं और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष और अपने भूमि सुधार मंत्री जी को एक छोटी सी घोषणा केवल करता हूं। सुशील मोदी जी के फंड से पटना सिटी में ब्लड बैंक बन रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से। उस ब्लड बैंक का नाम सुशील मोदी जी के नाम पर होगा, इसकी घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और भूमि सुधार मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करूंगी कि आप आए और हम सबों को संबोधित करें। श्रद्धेय सुशील मोदी अमर रहें, श्रद्धेय सुशील मोदी अमर रहें। आज श्रद्धेय श्री सुशील मोदी जी के जयंती के अवसर पर मंच पर आसीन आदरणीय भाभी जयसी मोदी जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संजय गुप्ता जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी, श्री शाहनवाज हुसैन साहब, प्रेम कुमार जी, रामकृपाल जी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, आदरणीय मोहन सिंह जी, श्री भिक्खू भाई जी, हरेंद्र जी, तारकिशोर जी, भीम सिंह चंद्रवंशी जी, अन्य सभी उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, शैल जी, सुमन जी, शत्रुघ्न जी और आदरणीय श्री सुशील मोदी जी के सुपुत्र श्री अक्षय अमृतांश जी, उपस्थित सभी हमारे आए हुए भाइयों बहनों बुजुर्गों मीडिया कर्मी, अभी बहुत देर से हम लोग आदरणीय सुशील मोदी जी के जीवन के बारे में सभी वक्ताओं से सुन रहे थे और मुझे भी बहुत दिन तक श्रद्धेय सुशील मोदी जी के साथ राजनीति करने का अवसर मिला और जो उनका अनुशासन प्रिय राजनीति था उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। आदरणीय सुशील मोदी जी एक अद्भुत व्यक्तित्व थे और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से राजनीति के हर पहलू को पहचानने का प्रयास करते थे। और एक बात जो नंदकिशोर जी बताए कि जब उनको किसी चीज के बारे में जानना होता था तो उससे संबंधित लोगों से वो जरूर कुछ न कुछ जानने और सीखने का प्रयास अंतिम समय तक करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी।
इतना जल्दी हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, इस दुनिया से विदा ले लेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। और अंतिम समय तक भी जब भी कोई बैठक हो, जब भी किसी तरह का कोई सुझाव देने की बात हो, तो सुशील जी दिल्ली से पटना उस हालात में भी चले आते थे और अंतिम दम तक भी पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित रखने का काम किए थे। मैं हृदय से श्रद्धेय सुशील मोदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी लोग इतने विशाल संख्या में उनसे जुड़े हुए, उनके भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए लोग, मंचासीन भी और सामने बैठे हुए लोग भी आज जो आए हैं, कुछ लोग राजनीतिज्ञ भी हैं, मैं देख रहा था ऊपर से, कुछ लोग गैर राजनीतिज्ञ भी हैं, अलग अलग दल से भी लोग आए हैं। ये आदरणीय सुशील मोदी जी के लोकप्रियता को दिखाने का काम करता है। इसलिए मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग आज श्रद्धेय सुशील मोदी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। आज उनके पुण्य आत्मा को शांति महसूस हो रहा होगा कि मेरे जाने के बाद भी मुझे चाहने वाले लोग याद करने का काम कर रहे हैं। श्रद्धेय नीतीश कुमार जी को, सम्राट जी को, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो आज ऐसा विचार आप लोगों के मन में आया कि उनका स्मारक स्थल बने, और जैसा कि गिरिराज जी ने कहा कि शोध संस्थान भी उनके तरफ से बने। मैं नीतीश कुमार जी और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जल्द से जल्द स्मारक बने और हम लोग श्रद्धा सुमन उस स्मारक पर जाकर के अगले वार से अर्पित करने का काम करें। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समुंदर में उतर जाऊंगा। ऐसे थे हमारे सुशील मोदी जी। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। मित्रों, मंच पर हमारे अनेकों दल के नेता, विधान पार्षद, सांसद, बिहार सर के मंत्री बैठे हुए हैं। सबको सम्मान करते हुए माफ़ी चाहूँगी कि वक्त के पाबंदी के कारण हम आपको समय नहीं दे पाए। इसके लिए इस शोध संस्थान की तरफ से माफ़ी है। कार्यक्रम और जयंती समारोह के अंत में मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ जो एक पत्नी के लिए बहुत ही कष्टदायक समय रहता है। मैं अपनी जैसी मोदी जी अपनी भाभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ और धन्यवाद ज्ञापन कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो कहूँगी भाभी जी आप आए, हम सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दें। जैसी मोदी जी। मंच पर बैठे दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, नंद किशोर जी, मंगल पांडे जी, गिरिराज जी, राधा कृष्ण जी, सभी वरिष्ठ अतिथिगण, बीजेपी के नेता मंत्रीगण, संजय गुप्ता जी, भाइयों और बहनों, यही पार्ट को मैं बहुत देर से रट रही थी। ये स्टार्टिंग वाला पार्ट मेरे लिए बहुत ही
कष्टदायक था, क्योंकि मैं कैसे एड्रेस करूं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन हम हर एक के भाषण से कुछ न कुछ लिखते गई। आप सब इतने दूर दूर से आए हैं, इतने सर्दी में, ठंड भी गजब है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबका, ऑर्गेनाइजर्स का। सुशील मोदी जी के लिए आपके नज़र में, आपके अंदर कितना स्नेह और प्यार है, ये मुझे इस अवसर पर दिख रहा है। सुशील जी बहुत ईमानदार, एक अनुशासन पालने वाला और पूरी तरह से अपने आप को कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता बनाकर पूरी तरह से वो समर्पित थे। उनके लाइफ में पार्टी, बीजेपी और कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना, कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ना और जोड़कर राज्य का डेवलपमेंट करना, तो ये हमेशा बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे। उनका प्रायोरिटी था, उनके लिए हार्ड वर्क, लोगों का प्रॉब्लम जानना और उसे किस तरह से सॉल्व करना, यही उनकी मकसद रहती थी। पहले क्षेत्र में काम करो, उसके बाद चुनाव का टिकट मांगो। तो जो भी आते थे कि हमको चुनाव लड़ना है, हम इतना वोट ला सकते, हम उतना वोट ला सकते, तो बोलते थे नहीं, पहले 5 साल बढ़िया से क्षेत्र में काम करो। हम सुनते थे, हमको लगता था कैसा नेता है, काम करने बोल रहा है, टिकट लेने के लिए आया है तो। लेकिन ही वॉज वेरी डिटर्मिन्ड। वो बोलते थे नहीं, पब्लिक में जाओ, पब्लिक का काम करो, तभी बाकी सब पार्टी देखेंगे, पार्टी पर छोड़ दो। तो हमेशा वो कभी बैठे नहीं, प्लान्स बनाते थे। क्षेत्र के लोगों का जो प्रॉब्लम है उनके बारे में वो सोचते थे, कैसे पहले समझते थे, सोचते थे और उसको कैसे सॉल्व करना, यही उनका जीवन था। मैंने कुछ कुछ लिखा है, क्या क्या मुझे महसूस हुआ वो। लोगों का बहुत सारा पैरवी आता था, लोग मदद मांगते थे, जो वो सकते थे वो कर लेते थे जरूर से। इस बीच मैं भी 1-2 पैरवी ले जाती थी उनके पास कि मेरा भी थोड़ा कर दो। तो जैसे हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अभी प्रोफेसर हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स का कुछ विषय, एलिजिबिलिटी में विषय का कोई प्रॉब्लम था। एमए एजुकेशन लिए, एमएड एजुकेशन को नहीं लिए, तो उन्होंने पीछे लगकर वो किया। मेरे स्टूडेंट्स बहुत खुश थे। लेकिन और मैं कोई पैरवी ले जाती थी तो मुझे बोलते थे नियम तोड़कर कोई काम नहीं होता। तो हम सोचते थे अरे मेरा काम तो नहीं होगा, तो नियम नहीं तोड़ते थे, नियम के तहत जो काम होता था वो जरूर करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि हमने उनसे कुछ सीखा। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थी, तो काम बहुत करते थे, लेकिन उनसे सीखे कि हर काम हो सकता है, लेकिन नियम तोड़कर कोई काम करना दैट इज नॉट गुड। पढ़ने के शौक रखते थे, किताबें पढ़ते थे, न्यूज़पेपर, आईपैड, ये सब उनके दोस्त थे। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखना, जानना और देश को आगे बढ़ाना, इसी डायरेक्शन में वो काम करते थे। उनका इंटरेस्ट
उनका इंटरेस्ट हर फील्ड में रहता था। लोगों से बात करते थे तो इतना डीप, कोई भी स्टूडेंट आया स्टूडेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे। कोई भी नौजवान आया तो क्या करते हैं क्या नहीं करते, अच्छा उनको याद भी रहता था। हम देखते थे जब इलेक्शन के टाइम में एक एक घर में कितने लोग हैं, कौन है, बाबूजी क्या करते हैं, भाभी जी क्या करते हैं, एक एक आदमी का मैं सोचते थे कैसा आदमी है। हमको तो 50 स्टूडेंट को याद किए वही बहुत था, लेकिन वो पूरा क्षेत्र के लोगों को, घर के मुखिया को, सबको एक हार्ट टू हार्ट जानते थे, दिल से जानते थे। जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तब भी देखे पार्टी और पॉलिटिक्स उनका प्रायोरिटी था। जान लेने वाली बीमारी है यह वह जानते थे। मुझसे कहा हम लोग इससे लड़ेंगे, दवा कीमो टाइम पर लेते थे, पर दिमाग में बीजेपी और काम यही नंबर 1 पर था। समय भाग रहा है यह वह जानते थे, तो जो काम पार्टी का है उसे ही आगे रखकर चलते थे। मुझे महसूस नहीं होने दिया कि इस बीमारी में क्या लॉस क्या होता है। मैं अंत तक नहीं समझी। वो चले गए, लेकिन क्या होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। जब वो बीमार थे तब भी, और जब वो चले गए, उनके जाने के 15-20 दिन बाद जो अंदर में खालीपन लगा वो बहुत ज्यादा अखरा, अभी भी अखर रहा है। डॉक्टर कहते थे मोदी जी आराम कीजिए, लेकिन उनके लिए काम ही आराम था। मैं सोचती थी डॉक्टर को कैसे समझाऊं कि ये काम जो करते हैं वही उनका आराम है। 1 मिनट भी वेस्ट करना नहीं लिखा था। मुझे मालूम नहीं था कि इतने लोगों का काम किए, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, वो खुश रहते थे मेरे से। जब वो चले गए, जो दिग्गज लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, सब लोग आए। तो आए, कंडोलेंस देकर चले गए। लेकिन उसके बाद जो शाम के वक्त, और जब 10 दिन 15 दिन के बाद जो लोग आते थे, वो क्षेत्र के लोग थे, गरीब लोग थे और कार्यकर्ता थे। ये लोग आते थे और रोते थे। मुझे नहीं समझ में आता था ये, लेकिन वो बोलते थे भाभी जी आप नहीं समझ रहे हमारे लिए क्या किए, हमारा ये काम किए, हमको ये हॉस्पिटल में ये मदद किए, हमको कुछ हमारा केस था उसको थोड़ा सा पुश किए तो मेरा काम हो गया, और तरह तरह का। तो मैं सोचती थी कैसा आदमी है, कहाँ कहाँ। हम सोचते, जब वो थे मेरे साथ तो मैं सोचती 24 घंटा क्या करता है ये। मेरा तो 9 से 5, मेरे को हमेशा बोलते थे कि 9 से 5 का काम आपको पसंद है। मैंने बोला हाँ वही पसंद है। लेकिन वो मैं सोचती थी 24 घंटा क्या करते रहते हैं। जब वो चले गए, लोग आने लगे, तब मैं सोची कि कितना काम किए हैं। और उनका मैं देखी कि उनका जो भी फंड्स आते थे, मैंने कभी पूछा भी नहीं वो फंड्स को क्या करते क्या नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम में पैसा दिया है। और हमेशा उनका फंड्स का यूज़ वैसे होता था जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। कहीं कहीं हॉस्पिटल में बड़ा शेड बनाए, कहीं IGIMS में कोई रूम बनाए। हमको अब खुद अभी भी नहीं मालूम है क्या किए। फिर ब्लड बैंक जो ईसारियाजीत चलाते हैं, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी मतलब ब्लड टेस्टिंग, ब्लड डोनेशन, फ्री ब्लड, थैलेसीमिया पेशेंट्स, ये सब में बहुत काम किए और बहुत उनका फंड्स वहाँ चले गए। और एक ब्लड बैंक उन्होंने सिटी में भी, नंदकिशोर जी जो बता रहे थे, वहाँ भी उन्होंने अपना फंड्स दिए। तो वो देखते थे कि उनका फंड्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। और वो जुड़े हुए थे अंगदान वाले ददीची देदान के साथ,
विकलांगों का जो ऑर्थोपेडिकली फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनका पैर बनाना, ऑपरेशन कराना, उसमें भी उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट था। कभी मैं सोचती हूँ शादी के बाद जब मैं आई तो मैं मुंबई से आई और मुझे हिंदी इतना नहीं आता था। मेरा हिंदी बम्बईया हिंदी था, मांगता है आता है जाता है यही था। लेकिन मैं अंग्रेज़ी, जब कोई भाषा कमज़ोर होता है तो आप दूसरा भाषा, आपका जो भाषा है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं अंग्रेज़ी बोलती थी लेकिन वो हमारे से सिर्फ हिंदी बोलते थे, वो अंग्रेज़ी बोलते ही नहीं थे। तो परिणाम ये हुआ कि इतने साल बिहार में रहे, कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ, तो उतना हिंदी हम सीख लिए उनके बदौलत कि मैं बोल सकती हूँ, समझ सकती हूँ, कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। ज़्यादा बोल रही हूँ लगता है, ओके। लेकिन वो इतना जल्दी जाएंगे ये हमने नहीं सोचा। लोगों ने बहुत प्रार्थना की, जाप किए, महामृत्युंजय का जाप किए, पूरा बिहार कर रहे थे। और लोगों ने हमसे आकर कहा कि हम लोग का प्रार्थना का लाभ नहीं हुआ। लेकिन हमने कहा नहीं, कैसे नहीं हुआ। 1.5 महीना हम हॉस्पिटल में रहे, उनको कोई दर्द नहीं था। मुझे किसने कहा, बहुत लोग कहे कि कैंसर में दर्द बहुत होता है, लेकिन इनको कोई दर्द का दवा भी नहीं पड़ रहा था, कोई दवा नहीं पड़ रहा था। और ये कभी मतलब चिल्लाना, चीखना, हम एक दिन आईसीयू में उनके साथ गए तो देखिए वहाँ बहुत, मैं देखिए लोगों को कि कितना दर्द है, लेकिन उनको वो सब नहीं हुआ। तो उसका असर कहाँ से हो, वो सब असर कैसे, कोई दर्द नहीं, आप लोगों का प्रार्थना से। इसलिए मैं ये मौका, मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा दुख दर्द का बात मत करो। मैंने बोला फिर कब धन्यवाद दूंगी। तो मैं सोची कि मुझे मंच मिला है तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दूं। और मैं सोचती हूँ कि सुशील जी ने जैसे जीवन बिताया, सब लोगों ने आपको बताया, उम्मीद करती हूँ कि वो एक प्रेरणा बन के आपके जीवन में कुछ न कुछ रोल प्ले करे। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आभार इस कार्यक्रम का इस लेवल पर लाना, और जितने लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, मौसम को बर्दाश्त करते हुए, नेताजी, मंत्री जी, सब लोग आए यहाँ पर। फ्लाइट सब लेट चल रही है, मुझे पता है क्योंकि बेटा मेरा, बहू मेरी 4 घंटा फ्लाइट उनका लेट हो गया। तभी भी इस मौके, इस अवसर पर आने का पूरा कष्ट किए। पत्रकार और जितने लोग यहाँ आए, दूर दूर से आए हैं, उनको सबको तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद भाभी जी। अब मैं आप सबों से आग्रह करती हूँ कि बाहर पुष्पांजलि के लिए माननीय श्रद्धेय सुशील जी की प्रतिमा लगाई गई है। आप पुष्पांजलि करके और एक विमल जैन जी का मैं सम्मान के लिए अपने विमल जैन जी को आग्रह करती हूं कि आप आए। सब लोग अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएंगे। सभी से आग्रह कृपया 5 मिनट और बैठे। आप सबों से अनुरोध है कि 5 मिनट का समय और रुके, क्योंकि सुशील जी के जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जो छूटा हुआ है उसका जिक्र हम करना चाहेंगे। आप सब लोग 5 मिनट के लिए जरूर रुक जाएं। श्रद्धा और सम्मान का आज का ये गौरवशाली मंच, इस मंच पर उपस्थित बिहार के परिवर्तन के कर्णधार लोग और सुशील मोदी जी के स्मृति को नमन करता हुआ मैं अपनी बात 2 मिनट में आपसे रखना चाहूँगा। सुशील जी का सामाजिक व्यक्तित्व राजनीति से भी बड़ा हो गया था।
स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति, दे एलोन लिव हु लिव फॉर सफरिंग ह्यूमैनिटी, जीने का अधिकार उन्हें है जो दूसरों के लिए, पीड़ित मानवता के लिए जीते हैं। तो आज मंच पर ऐसे कुछ लोगों को प्रतीक के रूप में मैंने बुलाया है, जिन परिवारों ने अपने परिजन का देह दान किया है, अंग दान किया है, नेत्र दान किया है। वैसे कुछ परिवारों को मैं सामने बुलाना चाहता हूं और आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सुशील जी के सपने का एक बड़ा आकार कि बिहार में कोई भी व्यक्ति कॉर्निया के अंधेपन से शिकार न हो, और यदि है तो वो मुक्त हो सके, उसकी आंखों को रोशनी मिल सके। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सबराज चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि जो नहीं 5 को बुलाइए नहीं सर, हाँ 5 रुपये आइए, हाँ वही आइए, हाँ चलिए। और आदरणीय दिलीप जायसवाल जी से भी अनुरोध है कि मिलकर इन 5 परिवारों का सम्मान करें। ये सब परिवार एक दरभंगा से है, एक नालंदा से है, 2 पटना से है। एक परिवार में तो 2 पिता की भी मृत्यु हुई और ससुर के भी मृत्यु हुई, दोनों का देह दान हुआ और पहले से संकल्पित थे, देह दान से जुड़े हुए थे। आज संयोग की बात है कि बिहार के अंदर 1500 कॉर्निया दान हुआ है और 1350 लोगों को रोशनी मिली है। ये सुशील जी के एक बड़े प्रयास के कारण ये संभव हो सका है। दूसरा, कोरोना काल के अंदर जब हम सब लोग परेशान थे, उस समय 758 बच्चों को 3 साल तक दधीची देहदान समिति के माध्यम से उन सब बच्चों को 500 रुपए महीने प्रति बच्चे के हिसाब से जाता रहा, करीबन 1.5 करोड़ की राशि। और ये पैसे भी आप ही लोगों के बीच से लोगों को प्रेरित करके लिया गया। और डिजिटलाइजेशन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि हर जो रेसिपिएंट थे, जो पाने वाले थे और जो देने वाले थे, उनके खातों को जोड़कर हमने ये काम किया था। आप सब लोग संकल्प लें कि मृत्यु के पश्चात हम नेत्रदान कर सके, अंगदान कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मित्रों, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री रहे हमारे जीतन राम मांझी जी का फ्लाइट लेट हो गया, इसलिए वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। हमारे ललन सिंह जी भी फ्लाइट लेट होने के कारण वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। और हम सब लोगों के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी भी आ गए हैं, 2-3 मिनटों में आ जाएंगे, पुष्पांजलि होगा। और आप सभी लोगों से आग्रह है, वे फ्लाइट लेट होने के कारण ही नहीं आ पाए समय पे, लेकिन आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि अल्पाहार की व्यवस्था है बाएं साइड मैदान में, आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।